आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती मंगला धोटे, वाइफ ऑफ हेमंत धोटे। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के छिंदवाड़ा में ही नरसिंहपुर रोड पर गणेश कॉलोनी में निवास करती हूँ तथा मैं एक शिक्षिका हूँ और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम जाम में शासकीय प्राथमिक कन्याशाला जाम में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद ही हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और ईश्वर हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पर क्यों अवतरित करता है, उसके पीछे उसका भी कुछ उद्देश्य ही है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ईश्वर हमें मानव रूपी जीवन प्रदान करता है। शायद ईश्वर का उद्देश्य मुझे इस धरती पर अवतरित करने का यही एक मात्र उद्देश्य मुझे समझ में आया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जन जागृति फैलाऊँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश की भावी पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्रदान कर उनके सर्वांगीण गुणों का विकास कर उन्हें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, उनके सभी गुणों का विकास कर अपने देश के राष्ट्रीय निर्माण में, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में उन्हें तैयार करूं। अब जैसा कि देखा जाए मेरे जन्म से लेकर अभी तक मैं शिक्षिका कैसे बनी, तो जन्म से लेकर अभी तक का मैं अपना जीवन वृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो सर्वप्रथम मैं अपने जन्म के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा जन्म ग्राम जाम में हुआ और वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे पहले मैं अपने जन्म के पश्चात की लगभग 1 या 1.5 साल की मेरी एज रही होगी, उस समय की एक घटना का वर्णन करना चाहूँगी, जिस घटना से मैं काफ़ी प्रेरित हुई। मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली उस घटना से। घटना यह थी कि मैं जब बचपन में मेरी माँ मुझे प्रतिदिन रात को सोते समय 1 गिलास दूध दिया करती थी। तब मात्र मैं अकेली ही संतान थी और उनकी पहली संतान थी और पहली संतान होने के नाते मुझे अपने मम्मी पापा का सबसे अधिक, हम 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बहनों में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। मेरे मम्मी पापा मुझे प्रतिदिन रात को सोने के पहले पूरा 1 गिलास भर दूध पीने के लिए दिया करते थे। उसके पश्चात मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। अब छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसमें दूध में बंटवारा हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता था कि घर में दूध की कमी रहती थी, तो मम्मी पापा मुझे, बहन को आधा दूध, मुझे आधा दूध देते थे। लेकिन मेरी जिद, और उसे जिद ही कहना चाहिए या मेरा बाल हट कहना चाहिए, कि मुझे छोटी बहन को मम्मी गिलास में दूध देती थी और मुझे भी, लेकिन मेरे गिलास में 1 इंच या थोड़ा सा भी दूध कम होने पर मैं गिलास बाहर फेंक देती थी। तो ये सब घटना जब मैं बड़ी हुई तब मुझे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि बेटा तुम ऐसा करती थी, लेकिन उसके विपरीत तुम्हारी छोटी बहन उस दूध को बिना कुछ कहे या बिना कुछ जिद किए उस दूध को पी जाती थी। लेकिन तुम्हारी इस जिद की वजह से हमें कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि हमें रात में ही किसी के यहाँ जाके दूध लाना पड़ता था। जब मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इतना मुझे ग्लानि हुई, इतना दुख हुआ कि उस समय हो सकता है कि उस समय मेरे मम्मी पापा की परिस्थिति ना रही हो कि उतना दूध हम दोनों के लिए अरेंज कर सके। तो इससे मुझे यही प्रेरणा मिली कि हमें अपने मम्मी पापा की परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनकी परिस्थिति, उनकी कंडीशन को देखते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की जिद नहीं करना चाहिए। और मैं इस अपने देश की इस भावी पीढ़ी को एक यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटा, अपने माता पिता होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं, उनका दर्जा हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊपर होता है। इसलिए उनकी परिस्थिति को देखते हुए ही अपने किसी भी कार्य को
करना चाहिए या किसी प्रकार की जिद या हट नहीं करना चाहिए। ये जिद हट हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बाधित होती है। इसके पश्चात फिर मेरा प्राथमिक शिक्षा हेतु शाला में प्रवेश करवाया गया। शाला में प्रवेश करवाए जाने पर वहाँ पर मुझे 2 शिक्षिकाएँ बहुत ही मतलब मधुर भाषी, मधुर व्यवहार वाली प्राप्त हुई, जिनका नाम था, एक मैडम का नाम था श्रीमती सावित्री पांडे और दूसरी शिक्षिका का नाम था श्रीमती गीता भारती। और गीता भारती ने मुझे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक का शिक्षण कार्य करवाया। वो शिक्षिका के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि वो शिक्षिका अपने मतलब परिवार में थोड़ी बहुत परेशान भी रहती थी। पता नहीं उनमें मुझे कौन से गुण दिखाई दिए और क्या नहीं, तो वो मुझे मैं तो सिर्फ उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल की मतलब छोटी बालिका रही होंगी, फिर भी वो अपने परिवार की परेशानियाँ मुझसे शेयर करती थी, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद भी वो मुझे अपना दुख बताती थी। उसके पश्चात प्राइमरी स्तर पे सभी शालाओं में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। वो एक खुशी का पल था जो मैंने अपने मम्मी पापा को दी उस खेल महोत्सव के रूप में। उसमें ये होता था कि मतलब एक शाला के बच्चे दूसरे गांव की शाला के बच्चों से प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। ऐसा फिर वहाँ से चयनित होने पर दूसरी शालाओं से, वहाँ से चयनित होने पर दूसरी शालाओं से, ऐसा करके लास्ट स्टेज आती थी विकासखंड स्तर पर। तो मुझे भी खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि थी और सबसे ज़्यादा रुचि थी मुझे सुई धागा दौड़ और कुर्सी दौड़ में, जिसमें बहुत ज़्यादा एकाग्रचित और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने चेयर रेस में भाग लिया। मैं कंटिन्यू 15 स्कूलों से बच्चों से मतलब प्रतियोगिता में जीत कर विकासखंड स्तर पर पहुंची। और उसी सत्र में मेरे पापा उस ग्राम के सरपंच बने। और विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं अक्सर करके हमारा ब्लॉक पड़ता है मोखेड़, वहाँ हुआ करती थी। लेकिन मेरे पापा के प्रयासों से उस वर्ष ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता ग्राम जाम में संपन्न हुई और मैं विकासखंड स्तर के लिए कुर्सी दौड़ के लिए चयनित हुई थी। उस खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब खेल प्रारंभ हुआ तो लास्ट में मात्र हम 2 लड़कियां बचे थे। एक लड़की मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किस ग्राम की थी। उनके शिक्षक ने वहाँ पे चीटिंग की। जब जैसे ही मतलब साउंड बंद हुआ माइक का, मुझे उठा के उस बच्ची को उस चेयर पे बैठा दिया। लेकिन कई लोगों ने इस बात को जज किया। फिर से हम दोनों के बीच रेस चालू हुई तो मैं फर्स्ट आई। और मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ कन्याशाला अलग है और एक बालकशाला अलग है, मतलब लड़कों का स्कूल अलग है और लड़कियों का स्कूल है। लेकिन वहाँ लड़कों के स्कूल के जो सर थे वो एकदम खुशी से दौड़ते हुए आए और मुझे अपने गोद में उठाया और अपने कंधे पे बैठाल कर नाचने लगे। और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि सरपंच साहब, आपके प्रयासों से पहली बार अपने यहाँ ग्राम जाम में विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई और आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया। ये विकासखंड स्तर पर भी अव्वल नंबर पर आई। और फिर वहाँ मुझे कई इनाम प्राप्त हुए। लेकिन सबसे मुख्य मतलब मुझे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो था एक स्टील की बड़ी प्लेट और एक स्टील का बड़ा चम्मच। वो स्टील की प्लेट और वो चम्मच मेरी माँ आज भी संभाल के रखी हुई है। जब भी वो कबड़ में से बर्तन निकालती है तब उसे याद आता है कि ये मेरी मंगला ने सबसे पहली बार कुर्सी दौड़ में जीतकर ये मतलब पुरस्कार घर पे लेके आई थी। तो आज भी वो मेरे पुरस्कार को सहेज के रखी हुई है। ये मेरी माँ के प्रति मेरा प्रेम ही है और मेरे पिता के भी प्रति मेरा काफ़ी प्रेम रहा। उसके पश्चात क्या हुआ, ये क्लास 2 की बात थी। क्लास 3 में मेरे बड़े फादर, उनकी 2 बेटियां थीं और हमारे गाँव में क्या होता था, लड़कियां 9th 10th पास हुई कि बस उसके पश्चात उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो हमारे यहाँ जो बड़ी दीदी लोग थी, बड़े पापा ने भी सोचा कि अब इन दोनों का 10th हो गया है तो अब इन दोनों की शादियाँ कर देनी चाहिए। उन लोग के लिए अच्छे रिश्ते आए, दोनों की शादियाँ सेट हो गई। शादियाँ सेट हो जाने के पश्चात शादियों की डेट भी निकल आई। शादियों की डेट निकल आने के बाद शादी के मात्र 2 दिन पहले ग्राम के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि दोनों बच्चियाँ नाबालिग हैं और उनकी शादियाँ की जा रही है। शादी के 2 दिन पहले हमारे यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस का आना हुआ और उन्होंने कार्रवाई की कि ये शादी नहीं हो सकती। तो शादियाँ वो उस समय
रोकनी पड़ी। लेकिन उससे फिर वो एक प्रकार से मतलब एक गलत ही था कि मतलब लड़कियां बालिग नहीं थी और उनकी शादियां की जा रही, लेकिन उस समय ये प्रथा चल ही रही थी सभी ग्रामों में, हमारे ग्राम में नहीं सभी ग्रामों में, कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की हुई और उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ जब ये 2 दीदी लोगों की शादियाँ रुकी, तो एक दीदी जो बड़ी दीदी की 1 साल बाद हुई, छोटी दीदी की 2 साल बाद हुई। जब मैं 3rd में थी तब दोनों की शादियाँ सेट हुई थी। 4th में आई तब बड़ी दीदी की शादी हुई, 5th में आई तब छोटी दीदी की शादी हुई। पर ये शादी की रुकावट की वजह से हम जो बाद में जो चाचा की 2 बेटियां थी, बड़े पापा की 3 बेटे थे और हम 2 बहनें थे, हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग 18 साल के नहीं 20 साल के होने के बाद हम लोगों की मैरिज करवाई गई, जिससे हमको एजुकेशन में फ़ायदा मिला और भी कुछ करने में, मतलब कुछ सीखना था। हमारे यहाँ चाचा की बेटी ने भी जबलपुर जाके PMT किया, भोपाल में जाके किया, आज वो नागपुर में लाइब्रेरियन है। तो इस तरीके से मतलब उस शिकायत का हम बहनों को काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये यात्रा है मेरी प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षा ग्रहण करते कक्षा 1 से 5 तक की। उसके पश्चात जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 तक मैंने हमेशा क्लास में प्रथम स्थान ही प्राप्त किया, मतलब फर्स्ट रैंक पर ही आई। और मेरे शिक्षक भी मुझ पर, दोनों जो मैडम थी वो काफ़ी गर्व करती थी। उसके पश्चात मेरा माध्यमिक स्तर में प्रवेश हुआ कक्षा 6वीं में। मेरे टीचर थे बाबूलाल सनरकर, जो कि संस्कृत पढ़ाया करते थे। कक्षा 6 की बात है ये। तो वो हमें प्रतिदिन कारक रचना याद करने के लिए दिया करते थे। तो हमें वो कारक रचना मतलब पूरी सप्ताह भर याद करनी पड़ती थी और सैटरडे के सैटरडे वो हमें वो पूछा करते थे। हमेशा हर सैटरडे के सैटरडे वो हमें जब पूछते थे तो मात्र 2 या 3 बच्चे ही क्लास के अंदर बैठे रह पाते थे, बाकी सब बाहर, क्योंकि किसी को याद ही नहीं हो पाती थी, संस्कृत कठिन पड़ती थी। उसके पश्चात एक सैटरडे ऐसा आया कि सर ने लगभग 3 कारक रचना हमें याद करने की थी। मात्र मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने कि कारक रचना पूरी याद करके गई और क्लास में मात्र मैं अकेली ही बैठी हुई थी, पूरे बच्चे क्लास के बाहर घुटनों के बल ज़मीन पर। फिर सब वो जो टीचर थे हमारे, उन्होंने सभी बच्चों को आधे घंटे पश्चात अंदर बुलाया और एक श्यामपट पर एक नोट लिखा। उस नोट में कुछ हमारी कमियां लिखी थी कि हम हमारे टीचर का कहना नहीं मानते, जो हमें गृह कार्य दिया जाता है हम प्रतिदिन पूर्ण करके नहीं ले जाते, काफ़ी ऐसी बातें लिखी हुई थी। तो अब मैं तो कारक रचना याद करके जा चुकी थी और बताया भी मैंने, पर उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये तुमको भी लिख के लेके जाना है। मैंने लिख के घर ले गई, अपने पेरेंट्स को दिखाई। उसमें पेरेंट्स से पढ़वा कर उसमें अपने मम्मी पापा के हस्ताक्षर करवा के लाना था। जैसे ही मैंने अपने पापा को वो नोट दिखाया तो बोले ये सब क्या है। तो मैं बोली पापा मैंने तो सब बताया, लेकिन उसके बाद भी सर ने मुझे ये नोट लिख कर आपके पास भेजा है। पापा, छुट्टी का समय ही था, 4:30 बजे थे, छुट्टी हुई, वो टीचर बाहर निकले स्कूल के गेट के, पापा तुरंत उनके पास गए। उनसे पूछते हैं सर ये क्या है, ये नोट ऐसा क्यों आया मेरी बेटी का। तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रतिदिन बच्चों को मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और सैटरडे के सैटरडे उस होमवर्क की मैं जांच करता हूँ। आपकी बेटी ने तो करके बताया, लेकिन मुझ में उस वहाँ पे कुछ अपने आप में थोड़ी सी कमी महसूस ये हुई कि शायद मुझ में अहम की भावना आने लगी थी, क्योंकि प्रति सैटरडे को मात्र मैं या एक या मुश्किल से 2 बच्चे क्लास के अंदर रहते थे। तो सर ने कहा कि कहीं मेरी ये जो मतलब सबसे मतलब चहेती जो छात्रा है, ये मतलब इसमें कभी कोई कमियां नहीं है, पढ़ाई में भी अव्वल है, पर मैं नहीं चाहता कि इस बच्ची के मन में ये भावना आए कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकती हूँ। और ऐसी भावना उसके मन में अगर घर कर गई तो शायद ये पिछड़ जाए। तो इसमें घमंड की भावना, अहम की भावना ना भरे, इसलिए भी मैंने इसे ये नोट लिखकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो बस उससे भी मुझे ये शिक्षा मिली कि सर सही कह रहे थे कि हमें कभी भी किसी भी बात का, हमें अगर मान लो कुछ आता है तो हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इन सब बातों का करना की चाहिए कि जिससे हम किसी का उत्थान करें, किसी के लिए अच्छे प्रयास करें, ना कि इन सब चीज़ों के लिए उसे नहीं आता मुझे आता है। ये एक गलत अवधारणा बन जाती है हमारे लिए और यही हमारे फ्यूचर के निर्माण में बाधित होती है। इसके पश्चात क्या हुआ कि उसी समय मेरे पापा सरपंच थे।
वो एक बहुत ही मतलब सुंदर घटना कहना चाहिए, जिसका मतलब जिसके कारण हमारे गांव का काफ़ी सुधार हुआ। पापा हमारे गांव में क्या होता था कि शाम हुई कि जो पुरुष लोग थे काफ़ी शराब पीकर आके बहुत हुड़दंग मचाया करते थे। महिलाएं इतना परेशान होती थी, कई महिलाओं के पति उन्हें मार पीट के घर के बाहर रात रात भर बेचारी घर के बाहर रहती थी। तो मेरे फादर ने सोचा कि ऐसा कब तक चलते रहेगा, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को मतलब जो जिनमें हिम्मत और साहस था उन महिलाओं को बुलाया। बोले क्या तुम लोग मेरा साथ दोगी? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो खुद त्रस्त हैं, हम तो आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अपने गांव से ही शराब की जो आदत है पुरुषों में, इस आदत को कम किया जाए या शराबबंदी पर कुछ ना कुछ प्रयास किए जाए। तो पापा ने पहले 4 महिलाएं आई, धीरे धीरे उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ते गई। फिर उसके पश्चात रात में मशाल रैली निकलने लगी महिलाओं की। उसमें कुछ पुरुष भी थे जो उनका साथ दे रहे थे, जैसे मेरे पापा और भी ग्रामीण लोग थे। और उसमें क्या होता था, जब रैली निकलती थी तो जो महिलाएं उसमें जो भाग ले रही थी, जिनके हस्बैंड लोग मतलब काफ़ी शराब सेवन कर उनको परेशान करते थे, वो आके रैली में आकर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते थे। तो पापा ने, और हम उस समय बहुत छोटे थे, ज़्यादा 9 या 10 साल की एज रही होगी, 10-11 साल की। तो पापा ने हमें कहा, हम लोग भी उस रैली में जाते थे क्योंकि हमको भी बहुत मज़ा आता था उसमें घूमने में पूरे गांव में। तो पापा ने हमें कहा कि बेटा अब इसके बाद में किसी के भी हस्बैंड मतलब पति आते हैं और उनको वहाँ परेशान करते, तो तुम लोग का एक ही काम होगा, पीछे से जाके तुमको सेफ्टी पिन से उनको सेफ्टी पिन चुभोना है। तो हम लोग घूमते थे और हुआ सही में ऐसा कि एक महिला के पति आए और उन्होंने उसको खींचकर वहीं पे मतलब उसके साथ हाथापाई करना चालू किया। मैं और मेरी फ्रेंड हम गए और उनको पीछे से इतनी सेफ्टी पिन चुभे, वो इतना परेशान हो गया। दोबारा से फिर उसके बाद जो प्रतिदिन रैलियाँ निकलती थी उसमें वो आदमी कोई भी मतलब जो भी शराब पीकर जो अपनी पत्नियों को परेशान करते थे, कोई पति मतलब उस रैली में आने की हिम्मत नहीं करने लगे। और धीरे धीरे हमारे गांव से शराब की जो आदत थी लोगों की, वो धीरे धीरे कम होने लगी और आज हमारा गांव शराब से काफ़ी हद तक मुक्त है और हमारे गांव की जो महिलाएं हैं काफ़ी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रही है। तो उनके इन प्रयासों से हमारे ग्राम में शराब बंदी पर रोक लगाया गया, मतलब काफ़ी हद तक उस चीज़ से हमारा गांव मुक्त हुआ। इसके साथ साथ में ही हमारे ग्राम में ना तो पहले बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, और स्कूल भी सिर्फ हाई स्कूल तक था, और ना सड़कें थी, ना नालियाँ थी, सब मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ ग्राम था। लेकिन उनके प्रयासों से धीरे धीरे हमारे गांव में बिजली की भी व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, सड़कों की व्यवस्था हुई, नालियों का निर्माण हुआ, काफ़ी हद तक उस गांव को उन्हें विकसित कर दिया। पर जब पानी की बात आती थी तो गाँवों में जब नल योजना से पानी दिया जाता था तो हम भी अपने घरों में जब बिजली कनेक्शन लेते हैं या नल कनेक्शन लेते हैं तो उसका बिल हमें भुगतान करना ही पड़ता था। लेकिन गांव के लोग वो बिल भुगतान के लिए पैसे नहीं दे पाते, देना ही नहीं चाहते थे। करेंगे, शासन के पास फंड आता है, शासन से ही खुद करेंगे, मतलब जो सरपंच महोदय वो खुद करेंगे। तो ऐसा करके कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 या 2 दिनों के लिए गांव में नल देना बंद कर दिया जाता था। लेकिन उससे भी गाँवों के लोगों में मतलब उतनी ये नहीं आती थी, वो आते थे हमारे घर पे, मतलब मेरे पापा सरपंच थे तो घर पे आते थे कि हमें पानी चाहिए। घर पे कुआं था लेकिन पापा उससे ही गांव के लोगों को पानी भी सप्लाई करते थे। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा कब तक चलते रहेगा, इसके लिए मैं क्या करूं, मतलब कहाँ तक शासन के फंड से, मतलब इतना फंड तो आता नहीं कि बिजली का भुगतान किया जाए या नल कनेक्शन दिया जाए। तो उन्होंने उसका भी एक तरीका निकाले। जब महिलाएं घर पे हमारे कुएं पे जब पानी भरने आती थी, एक साथ 4-5 गुंडी लेके आती थी। एक गुंडी तो उनको भरने दिया जाता था, बाद में जो 4-5 गुंडी वो छोड़ के जाती थी उनको हमारे जरिए उसे छुपाया जाता था। हम लोग उसे छुपा देते थे ताकि उन्हें वो गुंडियाँ तभी वापस मिलती थी जब वो नल कनेक्शन का भुगतान कर देते थे। ऐसा करते करते लोगों में फिर जागरूकता आने लगी कि नहीं, उन्हें बताया गया कि शासन की क्या क्या योजनाएं होते हैं, कितना फंड किसके लिए आता है। इस तरह से हमारा गांव जागरूक हुआ और आज इतना मतलब सक्षम हो चुका है हमारा गांव हर चीज़ में कि मतलब कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं है।